हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो भी एक ही क्लास में पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं यानी इसको वन शॉट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में पूरे इलेक्ट्रिक करंट को आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक किस तरह से होता है और कैसे उसकी डिराइवेशन होती है। एक ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें और टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास करनी होती है। उसके बाद जो है से उसका मेन होता है कि आप रिवीजन कैसे करते हैं। तो उसी के रिवीजन के पर्पज से इस मतलब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को, चैप्टर को, जो कि 12th क्लास के फिजिक्स का है। और वो भी जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए करने वाले हैं। तो देखिए, तो यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं कि टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट मतलब होता है फ्लो और इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज। यानी मतलब रेगुलर जो फ्लो होता है चार्ज का, चार्ज में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या फिर प्रोटॉन हो गया या फिर आयंस हो गया, तो इसकी जो फ्लो होगी रेगुलर वे में, तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। और उसी का जब मेजरमेंट किया जाएगा तो उसकी रेट कितना है उससे उसकी मेजरमेंट की जाती है। यानी पर यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा वही उसके लिए क्या होगा, वहां की इलेक्ट्रिक करंट होगी। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फ्लो कैसे होगा ये देखना है। एक देखो, यहां पे हमने हाई वोल्टेज लिया है जो पॉजिटिव है, यहां पर हाई वोल्टेज हुआ। और ये क्या है, नेगेटिव, यानी ये क्या है, लो वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज, नेगेटिव है। जैसे ही एक कंडक्टर वायर से मैंने कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जो है से कंडक्टर से होकर पॉजिटिव के साइड में आने लगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगेगा, अपने तरफ गेन करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और करंट की डायरेक्शन जो होगी इस साइड होगी। तो इसलिए याद रखें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम, क्योंकि ये रेट है जो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू एन ई होता है और बाई टी होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो किया, और ई क्या है, वन इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। और वन इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट की एक एवरेज वैल्यू निकालनी होगी तो उसको लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इंस्टेंट वैल्यू निकालनी होगी तो डी क्यू बाई डी टी। अब यहां पे आता है ये कैसी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है स्केलर है। इसका मेन रीजन क्या है, देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के साइड में जाएगा। बट यहां पे ये देखने को मिलता है कि ये जो है इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। वहां पे डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होती है या तो ए होता है या फिर यहां पर आई होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू, जैसे कंडक्टर लेंगे और वो सॉलिड वायर है, सॉलिड है, तो उसमें करंट किसके कारण से फ्लो करता है, क्या रीजन है उसका, तो बोलना है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी ड्यू टू क्या होगा, तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। एक बात, अब आता है इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड ड्यू टू। तो लिक्विड यदि होता है तो उसमें करंट की फ्लो ड्यू टू पॉजिटिव आयन एंड ड्यू टू नेगेटिव आयन। यानी ड्यू टू यहां पर पॉजिटिव आयंस होगा एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन गैस,
गैस में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा? तो यहां पे होगा ड्यू टू पॉजिटिव आयंस होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इन सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट सेमीकंडक्टर में जो फ्लो करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन और होता है होल। ठीक है, यहां पे दो जिम्मेवार है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा है होल। ये चीजें हो गई। अब देखो आगे, द स्लोप Q2 QT ग्राफ यानी इलेक्ट्रिक चार्ज टाइम ग्राफ गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, क्या देता है? इलेक्ट्रिक करंट। सपोज कीजिए कि ये जो है यहां पे चार्ज है और इस पे टाइम है, ये ग्राफ हो गया ओ ए। और यदि आप इसका स्लोप निकाल रहे हैं क्यूटी ग्राफ का स्लोप, तो यहां पे क्यूटी ग्राफ का स्लोप यानी स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा होगा। और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी चार्ज बाई टाइम, तो क्या होगा? आई होगा। यही इलेक्ट्रिक करंट दिया। और यहां पे आता है एरिया बाउंडेड बाई आई टी ग्राफ विथ टाइम एक्सिस गिव्स इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी ये देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट और ये हो गया टाइम, और यहां से आप एरिया बाउंड करेंगे ग्राफ से। तो वो ये सपोज कीजिए ग्राफ है, कौन? इलेक्ट्रिक करंट टाइम ग्राफ है। और यहां से ऐसे यदि आप बाउंडेड एरिया लें तो इसकी जो एरिया बाउंडेड होगी वो क्या देगी? यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट थर्मल स्पीड आता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी कंडक्टर वायर लीजिएगा तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ पे मोशन करते रहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, और यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे यही है, कंडक्टर्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल स्पीड। अब देखिए, इसकी जो रेंज होती है वो 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। देखिए इधर इधर, लेकिन इससे कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, करंट होनी चाहिए, लेकिन करंट, नेट करंट जीरो होता है। जिसका मेन रीजन है यहां पर कि देखिए इस तरफ गया और फिर इस तरफ हो गया कॉलिजन के बाद। इसका मतलब है कि उसकी टोटली जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है, इसलिए यहां पर करंट जीरो हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी लोगे तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाई टोटल नंबर, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ऑल डायरेक्शन में रहता है तो सम जीरो होगा। इसीलिए द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो बट द एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉन जीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो डायरेक्शन पे डिपेंड है, एवरेज स्पीड निकालेंगे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। तो स्पीड तो कभी जीरो हो मतलब नेगेटिव होगा नहीं, तो कुछ का नेगेटिव कुछ का पॉजिटिव होगा, तो स्पीड निकालना रहेगा तो सबका पॉजिटिव लेकर ही निकाले। लेकिन वेलोसिटी का एवरेज लेना रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, बट स्पीड निकालेंगे तो जीरो नहीं होगा। अब आगे आते हैं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखो होता क्या है, यहां पर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी किसी भी कंडक्टर वायर के पर यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा, जितना अमाउंट करंट का पास करेगा, वही उसके लिए करंट डेंसिटी हो जाएगा। सपोज कीजिए एक कंडक्टर वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इससे इलेक्ट्रिक करंट आई पास कर रही है, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू जे डॉट ए हो जाएगा। यहां पे I इलेक्ट्रिक करंट, J करंट डेंसिटी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया।
या तो इस जो है से सरफेस एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा इंक्लाइंड हो, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो उस केस में करंट जाएगा, बट इसका फेस एरिया इस तरफ होगी, तो उस केस में आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाई एरिया लेंगे। तो इस एरिया के तो परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा नहीं, इसका कंपोनेंट लिया जाएगा, इस एरिया से पास होगी, तो इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा, तो आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। अब आता है कि क्वांटिटी कैसा है, तो करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर है, कैसा है, वेक्टर है। इसकी ए साइन यूनिट लोगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन लोगी तो यहां पे एल पे पावर -2, और ये क्या आएगा, तो यहां पे आई, ये आएगा या फिर आई आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखिए होता क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो होता क्या है कि ये जो है से कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, यहां पे जिगजैग पाथ पे मोशन कर, और ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, थर्मल है, बट यहां पे क्या किया गया, उस जो है से वायर के दोनों एंड के बीच आप क्या करें, एक सेल अटैच कर दें, प्लस माइनस सेल अटैच कर दिया, तो यहां पे तो पॉजिटिव हो गया इंड, और ये इंड नेगेटिव से जुड़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे वन डायरेक्शनल फोर्स लगने लगेगा, किधर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पे जो फोर्स होती है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वन डायरेक्शनल फोर्स लगने लगे, जब इधर उधर कॉलिजन से ये डायरेक्शन बदलना चाहता है तो इसको क्या कर दिया, वन डायरेक्शनल में ला दिया, ठीक है। तो यही क्या होगा, यहां पर इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कि इस तरफ जाने लगता है, जिसकी रेंज 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। देखो सब एक डायरेक्शन में जाने लगा अप्लाइड करने पर, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसकी डिराइवेशन करते हैं। तो सबसे पहले मान लो यहां पे देखो फर्स्ट कॉलिजन है, और यहां से यहां पर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक, एफ इज इक्वल टू, ऐसे क्या होता है चार्ज पे फोर्स, क्यू ई, तो क्यू किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस ई इंटू ई होता है। एक्सेलरेशन निकालोगे फोर्स बाई मास, तो ए इज इक्वल टू फोर्स बाई मास यानी माइनस ई बाई एम। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी ले लो, फाइनल वेलोसिटी जब यहां पे पहुंचेगा, तो v1 इज इक्वल टू, यहां से चला था, यहां पर जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगा वो तो थर्मल वेलोसिटी होगा उसकी, क्योंकि पहले से नहीं भी फील्ड अप्लाई किए तो पर भी उसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास रैंडमली मोशन था, उसके पास वेलोसिटी थी, जो कितना है u1, अब प्लस अब फोर्स अप्लाई किए तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये हो गया। तो ये उसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, तो उसकी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो सभी का सम कर दो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, v1 का वैल्यू रखो, v2 का वैल्यू रखो, उसी तरह से n का रखो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un साइड कर लो, उसमें n डिवीजन रहेगा, प्लस a, फिर टाउ 1, ए टाउ 2, ए टाउ एन रहेगा, ए बाहर हो जाएगा, कॉमन ले लो, एन से डिवाइड कर। अब देखो ये जो होगा वो क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू होगा, तो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन के प्लेस पे माइनस ई बाई एम होगा, और ये क्या होगा, टोटल का एवरेज टाइम होगा कॉलिजन का, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जो टाउ हो गया, तो यहां पे ऐसा इसको मोड लगा देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी डिराइवेशन हो, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए अब आता है मोबिलिटी।
मोबिलिटी का मतलब होता है यहां पर द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी देखिए ये रेशियो है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, या तो बोल सकते हो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितना जो है से ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रॉन, वही उसके लिए क्या होता है, मोबिलिटी होता है। और इस मोबिलिटी को म्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू यू इज इक्वल टू म्यू ई इज इक्वल टू वी डी बाई ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई ई। इसका ऐसा यूनिट लोगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और बाई यहां पे न्यूटन पर कूलम, तो यहां से ऊपर चला जाएगा तो मीटर कूलम पर न्यूटन सेकेंड, या तो इसको मीटर पर सेकेंड और इसको लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। इसकी डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन लिखने के लिए ये तो वेलोसिटी रहेगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स बाई चार्ज, चार्ज को ले चले जाए, तो वेलोसिटी का एल टी पे पावर -1, चार्ज का होगा ए टी बाई फोर्स का होगा एम एल टी पे पावर -2। अब इसको सजा दीजिए, एम अकेला है रहने दीजिए, एल 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 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एल पे पावर 0 हो जाएगा। फिर देखिए टी -1 +1 खत्म, टी ऊपर जाएगा तो टी पे पावर +2 हो जाएगा, ए रह जाएगा सिर्फ, ये देखिए ये रह हो गया ऐसा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। इसके बाद अब आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी किसी भी कंडक्टर वायर में यदि करंट पास हो रही है, इसका मतलब क्या है, करंट पास होना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। तो अब यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब उसकी आती है तो रिलेशन क्या है, तो सपोज कर लो एक कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर में इधर से करंट पास हो रही है आई, तो इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रॉन देखो एक छोटा सा पार्ट कट किए हैं इस वायर की, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ आ रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, और जिसकी वेलोसिटी vd होता है, यहां पर वेलोसिटी इसकी कितनी है, vd है। तो डेल्टा टी टाइम में कितना पार्ट को यह क्रॉस करेगा, तो यहां पर क्या होगा, vd इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर इतना दे देगा, सबसे पहले कंसीडर कर लिया मैंने, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है इस कंडक्टर का, वॉल्यूम इज इक्वल टू दे रखा है ए वी डी डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल ये सिलिंड्रिकल है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एच मतलब लेंथ, कितना लेंथ कवर कर रहा है, तो वी डी इंटू डेल्टा टी कवर कर रहा है। तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से इसकी वॉल्यूम हो गया। अब देखो यहां पे वॉल्यूम हो गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना वॉल्यूम में, इतना वॉल्यूम में, तो एन मल्टीपल कर दिए। अब इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगी, जब इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी हो। आई इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो अब यहां से लिखोगे जब, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, यहां पर देखिए ए आ जाएगा एन ई ए वी डी डेल्टा टी और बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कटेगा, एन ई ए वी डी होगा, ये हो गया रिलेशन, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, अब आता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है जी, कंडक्टिविटी जो स्मॉल सिग्मा होता है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों में रिलेशन। अब देखिए जे करंट डेंसिटी है, स्मॉल सिग्मा कंडक्टिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब इसी में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले जो पीछे बेसिक आपको कंसेप्ट मिला है, उस बेसिक कंसेप्ट के अनुसार चलिए। क्या मिला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम मिला है, डिराइव किए हैं। करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, रिलेशन अभी डिराइव किया है मैंने। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी का वैल्यू यहां से लाइए, यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दीजिए। चलिए, तो एन ई ए इंटू ई टाउ बाई एम हो जाएगा। ये इधर मल्टीपल, इधर आ जाएगा डिवीजन में, ये हो गया। इधर क्या होगा? एन ई स्क्वायर, ई और टाउ बाई एम। देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो ई क्या होगा? आई बाई ए, जे हो जाएगा। और यहां से एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, जिसको हम लोग, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा, जो कंडक्टिविटी है वो मटेरियल का एक कांस्टेंट है। ये हो गया। अब यहां से क्या लिख सकते हो? तो यहां पर ये दे दिया गया, तो जे इज इक्वल टू, ये हो गया सिग्मा ई, और इसी को पलट दोगे तो ये सिग्मा नहीं, ये रो हो जाएगा, रो, जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी के इनवर्स को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये हो गया, और ये जो है से वेक्टर फॉर्म में लिख दिया गया। यही क्या है? ओम्स जी का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ओम्स लॉ है, इसी से ओम्स लॉ डिराइव होता है। तो ये हो गया यहां पर रिलेशन। अब देखो आगे ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम के अकॉर्डिंग, यदि एक कंडक्टर वायर लेते हैं, उस कंडक्टर वायर के फिजिकल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसकी लेंथ हो गया। यदि आप इन सब चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को क्या रखते हैं? यहां पर कांस्टेंट रखते हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है? सो देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर electric current passes through a conductor wire is directly proportional to the applied voltage between both ends of the wire। यानी एक कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इसके बिटवीन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इससे करंट पास होती है। तो करंट जो होगी वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज को डबल कीजिएगा, करंट डबल होगी, वोल्टेज को ट्रिपल कीजिएगा, करंट ट्रिपल होगी। यानी कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट वैरिज, पोटेंशियल डिफरेंस, आई वैरिज भी, पलटी कर दो, भी वैरिज आई, वैरिज को हटाने के बाद एक कांस्टेंट लाया जाता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे आर होता है, और V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। और यहाँ पे जो R है वो मटेरियल का अपनी एक प्रॉपर्टीज है, जिसको बोला जाता है रेसिस्टेंस। वो यहाँ पर एक कांस्टेंट है। मटेरियल की अपनी एक टेंडेंसी है, वर्च्यू है, जिससे वो क्या करता है कि जो करंट पास होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसको विरोध करता है, उसको अपोज करता है, वही रेसिस्टेंस है। ये चीज है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए रेसिस्टेंस, तो मैंने अभी बोला R इज इक्वल टू V बाई आई। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या है? रेशियो है किसका? अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ कंडक्टर, और क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। दोनों की जो रेशियो आएगा उसी को बोला जाएगा यहां पर रेसिस्टेंस। या तो रेसिस्टेंस क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर वायर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। अरे इलेक्ट्रिक करंट या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करने के लिए जो ऑफर्ड करता है वो, ठीक है, जो टेंडेंसी रखता है, जो वर्च्यू रखता है, वही उसकी क्या है? यहाँ पर रेसिस्टेंस है। यहाँ पर ए साइन लोगे तो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो ये क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, और यहां से इसका सिंबल ओम होता है इस तरीके से, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ओम के नाम पे है तो ओम रखा है। और यहां से 1 ओम लीजिएगा तो ये होगा 1 वोल्ट और बाई 1 एम्प। यानी यदि
किसी कंडक्टर वायर के बोथ एंड के बिटवीन 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट 1 एम्पियर पास होती है, तो उसी को यहां पर क्या बोला जाता है? उसके रेसिस्टेंस को 1 ओम बोला जाता है। ये हो, इसकी डायमेंशन ले। तो डायमेंशन के लिए किसकी जरूरत है? फॉर्मूला की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं R इज इक्वल टू V बाई आई। भी के जगह पे W बाई क्यू होता है, तो क्यू नीचे आ गया, आई रह गया। वर्क डन का डायमेंशन ml टू टी पे पावर -2 होता है, नीचे चार्ज है AT, आई है, ये होगा। अब यहां से m अकेला है, L पे पावर 2, T ऊपर चला जाएगा, T पे पावर -3, A ऊपर चला जाएगा, डबल है, तो ये पर पावर -2 हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए, अब आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस की फॉर्मूला आती है, ये तो मतलब उसका डायमेंशन हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब उसकी फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, लेंथ है इस कंडक्टर वायर की L, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसको भी वोल्ट से कनेक्ट किए तो करंट I फ्लो करने लगा। तो वोल्टेज जैसी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो V बाई एल होगा, जो E इज इक्वल टू V बाई एल होगा। यहां पे माइक्रोस्कोपिक व्यू जो ओम्स लॉ का था, वो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई था। अब देखो, J के जगह पे I बाई सिग्मा रहेगा, E के जगह पे V बाई एल। चलो ठीक है, ऐसा रहने दो। अब देखो, I को V के पास पहुंचा दो, एल और सिग्मा को इधर पहुंचा दिया, तो ये हो गया V बाई आई। देखो इधर आ जाएगा एल, और ये सिग्मा मल्टीपल में डिवीजन। अब इसके बाद क्या होगा? V बाई आई रहने दो, रह गया। देखिए 1 बाई सिग्मा और इंटू एल बाई ए, और ये जो 1 बाई सिग्मा होता है, इसी को तो रेसिस्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है। तो रो, यही हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यानी यहां पर बोल सकते हो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितना लंबा तार रहेगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगी, जितना छोटा तार रहेगा उतना रेसिस्टेंस कम होगी, जितना पतला तार रहेगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना मोटा तार रहेगा उतना रेसिस्टेंस कम होगी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए, कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओमिक कंडक्टर आता है, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करे उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। देखो, जो इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, जो फॉलो कर रहा है, मतलब वोल्टेज को डबल करेंगे करंट डबल होगा, वोल्टेज को ट्रिपल करेंगे करंट भी ट्रिपल हो जाएगा, इसका पूरी तरीके से स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो वही क्या होगा? ओमिक कंडक्टर होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आई होगा, बेस होगा भी, जिसको क्या लिख सकते हो? आई बाई भी, मतलब 1 बाई आर। यानी स्लोप, देखिए रेसिस्टेंस बड़ा होगा तो स्लोप छोटा होगा, रेसिस्टेंस छोटा होगा तो स्लोप बड़ा होगा, ये चीज है। इसके बाद आगे आता है कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में सेकेंड होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर में देखिए होता क्या कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, या तो जिसका आई और भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन न हो, वही क्या होता है? नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। वही क्या होता है? तो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। तो यहां पे देख रहे हो, ये फॉलो नहीं कर रहा, रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते देखिए, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले V सीज टू बी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर में दोनों आपस में जो प्रोपोर्शनल है वो फिक्स नहीं होती। The relation between V and I depends on the sign of voltage.
द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, मैं एक जैसा नहीं है। अब देखो आगे रेसिस्टिविटी आती है, तो रेसिस्टिविटी का मतलब होता क्या है? सबसे पहले देखो R है जो रो इंटू एल बाई ए होता है, तो रो रहने दीजिए, R के तरफ ए चला जाएगा और एल चला जाएगा, तो ए आर बाई एल। यदि किसी कंडक्टर वायर की लेंथ क्या करते हो 1 मीटर लेते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हो, तो ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 1, तो रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर। यानी कहने का मतलब हुआ कि रेसिस्टेंस है, ये क्या है? रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टेंस है, वही द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इन यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यानी इसका एक नेम और है जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। और ये बस क्या है, कोई भी वायर लीजिए, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ लीजिए, जितना उसकी क्या होगी रेसिस्टेंस होगी, वही उसकी रेसिस्टिविटी होगी। तुम कितना ही बड़ा वायर ले लीजिए, उससे ये मतलब नहीं रखता है। यानी यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी वायर के लिए वैलिड है, यानी ये लेंथ से इंडिपेंडेंट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि लेंथ को डबल कर दिए तो ये भी डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यानी ऐसे भी रो वैरीज 1 बाई एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होगा रेसिस्टिविटी भी कम होगी, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होगा रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी। और ये है रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे दिया गया। अब देखो ए सा यूनिट लोगे तो ए सा यूनिट ओम होगा, मीटर स्क्वायर बाई मीटर तो ये होगा ओम मीटर, मीटर स्क्वायर में मीटर कटेगा, ओम मीटर हो जाएगा। अब आता है देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी दैट मीन्स क्या होता है, ये जो है रेसिस्टेंस है, तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से, सो देख लो यहां पे रो थीटा इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां पे रो नोट क्या है, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, रो थीटा रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस। तो आर थीटा इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वही यहां पे बैठेगा क्योंकि रेसिस्टिविटी भी रेसिस्टेंस ही है। अब देखो ये जो अल्फा देख रहे हैं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है ऐसा। तो अल्फा जो है पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। तो अल्फा जब पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहां पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है मतलब रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। अल्फा लोगे यहां पर नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी का डिक्रीज होना मतलब रेसिस्टेंस का डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा मतलब रेसिस्टिविटी, क्योंकि निगेटिव है, क्योंकि यहां निगेटिव आ जाएगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो गया यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाए, मतलब डिक्रीज करने इंक्रीज करने पे डिक्रीज करेगा। और यहां से ये देखिए कंडक्टर में क्या था, इंक्रीज करने पर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता चला जाता, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आता है देखिए रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले देखिए रेसिस्टिविटी जो है ऐसे बेसिकली फॉर्मूला देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो चीजें हैं ये दोनों किस पर डिपेंड है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड है। यानी सिंपली बोला जाएगा कि फर्स्ट टाइम में नेचर ऑफ
मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरी बात ये टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, यानी दो चीजों पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ पे नहीं डिपेंड होता है क्योंकि हर वायर के लिए, प्रत्येक वायर के लिए यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लेनी रहती है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है, सो पहले देखिए, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई, तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी के वायरिज है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी दो टू नेचर, पहले क्या है टू कंडीशन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। देखो नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, फिर आते हैं आर वेरीज एल, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी लेंथ ऑफ वायर। फिर क्या होगा आर वेरीज 1/a, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे आता है व्हेन द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स n टाइम्स ड्यू टू स्ट्रेच्ड, यानी एक वायर लीजिए आद रहे, इन्हें कि ये वायर है इसमें ला के दूसरा वायर अटैच कर रहे हैं, नहीं, इस वायर को ही स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और n टाइम कर रहे हैं इसका लेंथ, बोलता है ना कि डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, जैसी बोलेगा, डबल बोलेगा तो n का वैल्यू 2, ट्रिपल बोलेगा तो n का वैल्यू 3, हाफ बोलेगा तो n का वैल्यू 1/2, तो इस तरीके से करना है। तो यहां पे क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस जो न्यू रेसिस्टेंस होगी, तो सबसे पहले मैंने एक वायर मान लिया जिस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है और रेसिस्टिविटी जो है वो रो है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो कंडीशन सेकेंड में इसके लेंथ को n टाइम करना है, यानी इसको स्ट्रेच करके इसके लेंथ को L डैश बना दिया, तो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी खींचेंगे तो पतला होगा, है ना, तो क्या होगा इसकी एरिया भी बदल जाएगी जो A डैश होगी। अब देखो L डैश इज इक्वल टू NL, और यहां पर होता क्या है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बदलेगा नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका वॉल्यूम AL, क्योंकि पाई आर स्क्वायर H, तो पाई आर स्क्वायर के जगह पे A और H के जगह पे L, तो AL, इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर H, तो पाई आर स्क्वायर के जगह पे A डैश, और ये क्या होगा L डैश, तो ये क्या होगा AL इज इक्वल टू A डैश, तो A डैश रहने दीजिए और L डैश क्या होगा NL, तो यहां से एल एल कैंसिल हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू A बाई N। अब देखो इसकी रेसिस्टेंस लें, तो रेसिस्टेंस क्या होगा R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। R डैश इज इक्वल टू रो, एल डैश के जगह पे NL और A डैश के जगह पे A बाई N, तो N ऊपर जाएगा N स्क्वायर इंटू रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए को क्या बोलेंगे, रो एल बाई ए को R बोलेंगे, यानी यहां से R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि यदि आप लेंथ को n टाइम कर देते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम हो जाएगा, ये चीजें। अब देखो आगे नेक्स्ट, यहां पर है व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर बिकम्स n टाइम्स, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया को अब n टाइम्स करते हैं तब देखिए क्या, यहां पर एक वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये, लेंथ L, रेसिस्टिविटी रो, बेसिक फार्मूला लगा दिया। अब देखो अब इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को A डैश मान लिया जो NA हो गया, बट लेंथ L डैश हो गया, वॉल्यूम इसका इसका कांस्टेंट रहेगा, तो इसका वॉल्यूम AL, इसका वॉल्यूम A डैश L डैश। अब देखो AL रहेगा, A डैश के जगह पे NA और L डैश रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, L डैश इज इक्वल टू L बाई N आ जाएगा। इसकी यदि रेसिस्टेंस लोगे तो R डैश होगी जो रो इंटू एल डैश बाई
ए डैश हो जाएगा। तो यहां से एल डैश जब लोगे तो एल डैश के जगह पे एल बाई एन, ए डैश के जगह पे एन ए, तो एन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 1/n² इंटू रो एल बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहां से आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आपने देखा लेंथ को एन टाइम करोगे तो एन स्क्वायर से मल्टीपल होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को एन टाइम करोगे तो एन स्क्वायर से डिवाइड होगा। ये दो चीजें आपको सामने है, यानी इसमें डिक्रीज करेगा और उसमें इंक्रीज करेगा। अब आता है कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस जो है किसी भी मटेरियल के रेसिस्टेंस की इनवर्स होती है, यानी कहने का मतलब हुआ द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस को जी से, जी इज इक्वल टू 1/r, इसका रेसिस्टेंस मतलब यूनिट लिखोगे एसआई यूनिट, तो इसको लिखते हैं पर ओम, जिसको साइमन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है देखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, किसी भी मटेरियल के रेसिस्टिविटी का इनवर्स है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का क्या है, इनवर्स है, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं कंडक्टिविटी को। तो देखिए द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं और रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1 यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेसिस्टिविटी। इन दोनों को इधर लाइए, मल्टीपल में हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी बोला जाएगा कि यदि आप चाहते हैं क्या चीज कि कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का प्रोडक्ट क्या होता है, यदि किसी कंडक्टर वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए या फिर डिक्रीज किया जाए तो बोलना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड बोल सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है मल्टीपल करने पर, प्रोडक्ट कभी बदलेगा नहीं। एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा यानी कंडक्टिविटी तो 1/रो, तो ये होगा पर ओम, ये क्या आएगा पर मीटर आएगा, यानी पर ओम पर मीटर, क्योंकि रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। अब यहां पे आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। अब रेसिस्टेंस की जब कॉम्बिनेशन लेंगे यानी कंबाइंड करेंगे तब देखो होने वाला क्या है, सो समझना है। देखिए सबसे पहले R1 रेसिस्टर है, R2 रेसिस्टर, दो है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है डायरेक्ट, क्योंकि यहां से वोल्टेज अप्लाई किए तो करंट देखो जा रहा, तो सबसे पहले दोनों में करंट सेम होती है, 3 रहेगा 3 रहेगा तो करंट वही जाएगा, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम देखने को मिलता है। इसकी वोल्टेज V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, यानी ये जो टोटल वोल्टेज है दो पार्ट में बट चुका है। फर्स्ट में क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर V2 हो जाएगा। ठीक है, V1 प्लस V2 दे दिया गया। अब देखो V1 जब लोगे तो V1 क्या आएगा, IR1 और IR2 V2 हो जाएगा। I कॉमन कर लीजिए, R1 प्लस R2, I मल्टीपल में डिवीजन में V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये V बाई आई मतलब टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस टोटल करंट, तो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो कौन कॉम्बिनेशन सीरीज में, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी सीरीज में देखा गया कि टोटल को ऐड कर दो लगातार, तो 4n रेसिस्टर n तक ऐड कर दो, ये चीजें हो जाएगी। इससे क्या मिला कि जितना रेसिस्टर आएगा सबको ऐड कीजिएगा सीरीज में, मतलब रेसिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। तो याद रहे यदि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाना हो तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा। और खास बात है कि आप किसी एक को ऑपरेट करना चाहते हो तो सभी ऑपरेट होंगे, सभी से करंट पास करेंगे। एक डैमेज होगा तो सभी में करंट रुक जाएगी, यानी ये जो है से लॉस वाला सिचुएशन है। अब देखो यहां पर 4n आइडेंटिकल रेसिस्टर, तो n रहेगा आइडेंटिकल, आर 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 आर, तो ये आर एस इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा जब आइडेंटिकल रहेगा तो।
अब इसी तरीके से अब आगे बढ़ता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी देखिए दो रेसिस्टर मैंने लिया R1 R2, दोनों को एक एंड दूसरा एंड और दूसरा एंड को एक जगह पे ऐड कर दिया, यानी सबका एक एंड एक बिंदु पे एक पॉइंट पे और सबका अदर एक अदर पॉइंट पे ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। फिर इस पॉइंट से वोल्टेज अप्लाई किया गया, V वोल्टेज, करंट गया, इधर गया I1, इधर गया I2, यानी यहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, करंट डिवाइड हो गया, ठीक है, और वोल्टेज सेम रह गया, तो समझ लेना पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट सेम यानी सीरीज, वोल्टेज सेम यानी पैरेलल। तो I1 V by R1, I2 V by R2, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू V by R1 प्लस V by R2, V कॉमन ले लो तो V I by V हो जाएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2, तो ये क्या होगा I by V, मतलब रेसिस्टेंस का इनवर्स, यानी 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 हो जाएगा। तो यहां से RP तो R1 R2 by R1 प्लस R2 दे दिया, हो गया ऐसा। फोर N रेसिस्टर्स लेंगे तो N रेसिस्टर में क्या होगा 1 by RP इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा 1 by Rn आएगा। फॉर N आइडेंटिकल रेसिस्टर ले लो, N आइडेंटिकल ले लेंगे तो 1 by RP इज इक्वल टू N by R हो जाएगा, तो RP इज इक्वल टू R by N दे दिया गया, हो गया ऐसा, ठीक है। तो RP इज इक्वल टू R बाई N दे दिया, यानी इसमें N से डिवीजन होगा और सीरीज में N से मल्टीपल होगा। देखिए अब आगे समझिए। अब आता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। और सेलों को कंबाइंड कर देंगे तो वो बन जाएगा बैटरी, ठीक है, वो क्या बन जाएगा बैटरी बन जाएगा। तो यहां पे ये समझना है कि देखिए ये जो है से एक टब है जिसको वोल्टामीटर बोलते हैं, जिसमें केमिकल रखा हुआ है जिसको इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दो प्लेट डाले हैं मेटल प्लेट, जिसमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव नेचर का होता है, जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के नेम से जानते हैं। अब यहाँ पे जैसी एक बल्ब या तो कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस अटैच करते हैं ऑपरेट करने के लिए, तो यहां से जैसी स्विच देते हैं तो करंट इधर से इधर पास होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, करंट इधर से इधर, करंट इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो आया वो यहीं रुक जाएगा, तो तुरंत जो है से वोल्टेज समाप्त हो जाएगी। तो ये जो आया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको फिर इस प्लेट तक पहुंचाना है, तो वो कैसे, उसको एनर्जी चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो एनर्जी कहां से उसको मिलती है। तो देखिए जैसी कनेक्शन बनाते हैं इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करता हो जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, जो क्या करे एनर्जी को रिलीज करे, और वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव प्लेट से जबरदस्ती नेगेटिव प्लेट पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि ऐसे तो पहुंच नहीं पाए, ठीक है, ये चीजें होती है सेल के अंदर। तो सेल के आउटसाइड में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो करंट इधर से इधर होगा, यानी अंदर में सेल के अंदर में करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, उल्टा होता है। अब आता है इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, तो मैंने बताया अभी कि जैसी कनेक्शन देंगे तो करंट इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है इस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंचाना है, तभी फिर इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। इसका मतलब है कि इसको ले जाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी कहां से होगी रिडॉक्स रिएक्शन से, जो केमिकल में होता है, जो एनर्जी रिलीज करने वाला होता है। तो पर यूनिट चार्ज को एक गोल गोल चक्कर घुमाने की जितना एनर्जी सेल का खपत होता है, ठीक है, जरूरत होती है, वही उस सेल का क्या होता है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ये नहीं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज है, पोटेंशियल है, जो पर यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जरूरत है। तो इसीलिए ईएमएफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वर्क डन बाई चार्ज होता है, जो कि देख सकते हो द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाए, फिर आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से यहां तक, तो होल सर्किट कॉल्ड द इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ऐसा यूनिट क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, यानी इसका तो वोल्ट ही होगा, जिसको 1 जूल पर कूलम बोलते हैं। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है, सबसे पहले ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो डिपेंड किस पर करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस तरीका का इलेक्ट्रोलाइट है, जो रेडॉक्स रिएक्शन जहां पे होगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा, उसके नेचर पे, और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी उस मेटल का जो इलेक्ट्रोड है उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी किस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो एरिया ऑफ प्लेट, यानी जो इलेक्ट्रोड डाले हो उसकी एरिया क्या है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बिटवीन जो डिस्टेंस है उससे कोई लेना देना नहीं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, इससे भी कोई मैटर नहीं करता। साइज ऑफ सेल, सेल का साइज बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस की ओर। देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस, अब होता क्या है मैं बता दूं कि जैसे इस सेल की बात करें, करंट जाना शुरू करेगा स्विच देने पे इधर से इधर। मैंने बताया कि करंट इधर से इधर आएगा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव के पास पहुंचेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को फिर पहुंचाना है कहां, इस नेगेटिव प्लेट के पास। कौन पहुंचाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी पहुंचाएगी अकॉर्डिंग टू रिडॉक्स रिएक्शन, जो एनर्जी को रिलीज करने वाला है। और जैसे ही पहुंचाने लगा तो ये जो केमिकल है वो क्या करता है, एक जो है से अपोजिशन ऑफर्ड करता है। ठीक है, अपोज करने का वही क्या होती है, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस होती है। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहां पर ऑफर किया कि तुम मत जाओ। अब देखो सेल की जो सिंबल होगी वो देखो इस तरीके से होगा, और इसका ये जो होगा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। यही सेल का सिंबल है, इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ, विथ इंटरनल रेसिस्टेंस। और ऐसे ऐसे कई सेल अटैच कर दोगे तो वो बन जाएगा बैटरी। अब आता है देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रेसिस्टेंस ऑफर ज्यादा होगा। फिर देखिए यहां पर एरिया डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसमें कितना एरिया डिप्ड है इलेक्ट्रोड का, इस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, यहां पर बढ़ता है, कम होने से कम होता है। और एरिया जो है उसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करोगे डिक्रीज करेगा, ये चीजें होती है। अब देखिए यहां पर इन सब चीजों के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है यहां पर ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कोई सेल है, सेल का ईएमएफ है, और इन दोनों इंड के बिटवीन जो वोल्टेज होती है उसी वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो सपोज कीजिए सेल हुआ जिसका ईएमएफ ई हुआ, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर हुआ, और साथ ही साथ यहां पर और यहां पर दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के
इक्वल होगा, जिसको यहां पर बोला जाएगा क्या चीज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। और इस सेल से जैसी सर्किट बनाएंगे, करंट पास करेगा, तो यहां से करंट जाएगा, तो इस रेसिस्टर जो इंटरनल रेसिस्टर है, इंटरनल जो रेसिस्टेंस है वो पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, जो स्मॉल भी होगा, जिसको स्मॉल आई आर भी लिख सकते हैं, यानी इसको स्मॉल आई आर भी लिख सकते हैं। अब देखो टोटल करंट इसमें कितना पास हो रहा है ये निकालने, तो टोटल करंट जो निकालेंगे वो क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस, यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो I इज इक्वल टू ई एम एफ बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर हो जाएगा। सेल से जब करंट पास होगी यानी चार्ज फ्लो करेगा, सेल वर्क डन करेगी, तो दो तरीके का, एक तो बाहर भी करंट फ्लो करवा रहा और एक सेल के अंदर भी करवा रहा, तो दोनों को ऐड कर दो, यानी वर्क डन बाई सेल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इंटरनल होगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है वोल्टेज इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, यानी वोल्टेज इंटू क्यू होगा। तो ईएमएफ इंटू क्यू, एक्सटर्नल में वी क्यू, इंटरनल में स्मॉल वी क्यू। देखो क्यू क्यू कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वी और प्लस यहां पे आई आर, तो ये प्लस में तो इधर माइनस में, तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो क्या है, ई में आई आर को माइनस करने से मिल रहा है। इसका मतलब मान लो कि वोल्टेज, मान लो ईएमएफ 10 है और इसकी वैल्यू 2 आया, तो 2 माइनस होगा तो 8 होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ है 10 और टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है 8, यानी बड़ा कौन है, ईएमएफ बड़ा है। इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं दैट इज टर्मिनल वोल्टेज लेस देन ईएमएफ। लेकिन कब, जब सेल से करंट लिया जाएगा तब होगा ऐसा, ठीक है, जो देख सकते हैं। अब इसके बाद देखो सेल को चार्ज किया जाएगा, यानी सेल को करंट दिया जाएगा। अभी तो सेल का था क्या चीज, डिस्चार्ज, मैंने सेल से करंट ले रहे थे, अब डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज होने के बाद जब चार्ज करते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि व्हेन सेल इज चार्जिंग। अब सेल को चार्जिंग करोगे तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट दोगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट दोगे यानी जो करंट है वो माइनस आई हो जाएगा। तो यहां पर V इज इक्वल टू ई माइनस माइनस आई आर होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होगा। इस केस में ये जो वोल्टेज होगा वो ईएमएफ से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी जब किसी सेल को आप चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान दें कि जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज उसके ईएमएफ से ग्रेटर होनी चाहिए। तो चार्जिंग के समय टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा, डिस्चार्जिंग के टाइम ईएमएफ ज्यादा, ईएमएफ ग्रेटर। अब है क्या, व्हेन सर्किट इज ओपन, यानी सर्किट कैसा रहेगा, तो सर्किट ओपन रहेगा। तो जैसे ही सर्किट ओपन रहेगा इसका मतलब है कि करंट जीरो होगी, करंट पास नहीं होगी, तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू जीरो दे देंगे, जीरो बैठा दीजिए, आई का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो भी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पर ई आएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं अब अगले टॉपिक की ओर। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सेल को कंबाइंड करने वाले हैं, और सेल की जो कंबाइंड करने जा रहे हैं वो कौन सा कॉम्बिनेशन करने जा रहे हैं ये देखनी। तो सबसे पहले बता दूं सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल की जो राइट कनेक्शन है। जैसे सेल देखो फर्स्ट है ईएमएफ और रेसिस्टेंस ये, तो यहां पे नेट जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्ट ऐड होगा और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी होगी R1 प्लस R2। यदि इसी को रॉन्ग तरीके से कनेक्ट कर दूं तो एक ए साइड से और एक ए साइड से ये करंट भेजे इधर और वो करंट भेजे उधर, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। तो ईएमएफ जो होगी वो E1 माइनस E2 होगी, तो कब होगी, जब E1 ग्रेटर देन E2 होगा, और यही E2 ग्रेटर हो जाएगा तो E2 माइनस E1 कर देंगे।
रेसिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, करंट या तो लेफ्ट टू राइट फ्लो करे या राइट टू लेफ्ट फ्लो करे, उसको अपोज करना ही करना है। इसलिए रेसिस्टेंस जो होगी वो डायरेक्ट R1 प्लस R2 ही होगी यहां पे। अब देखो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 5 सेल है, बट एक इसमें जो है वो रॉन्ग तरीके से कनेक्ट है। तो 4 सेल लीजिए राइट में और उसमें से रॉन्ग वाले के ईएमएफ को माइनस कर दीजिए, यानी ईएमएफ 3 आ गया, 3E नेट जो है आ गया। अब इसके बाद आता है यहां पर 4n आइडेंटिकल सेल। यदि यहां पर आइडेंटिकल सेल लेते हैं और ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं तो टोटल ईएमएफ एन ई हो जाएगा, ई प्लस ई, डायरेक्ट ऐड करोगे एन तक तो एन ई। इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर हो जाएगा, ये आर एक्सटर्नल क्या होगा, कैपिटल आर। करेंट फ्लो करने लगा सर्किट कंप्लीट करने, तो आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। तो ई एम एफ एन ई आर प्लस इंटरनल एन आर। अब यहां पर देखो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, तो आर बहुत बड़ा जब रहेगा किससे, एन आर से, तो इस केस में क्या होगा, यहां पर एन आर को साइड कर दो, कैपिटल आर रहेगा, तो यहां पर क्या होगी, आई मैक्स होगी, जो एन ई और बाई क्या आएगा, आर आएगा। मैक्स इसलिए हुआ क्योंकि आप जितना नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कीजिएगा उतना ही करंट भी इंक्रीज करेगा। अब यहां पे क्या है, आर वेरी वेरी लेस देन एन आर, तो एन आर रहेगा और ये कैपिटल आर बहुत छोटा है तो हट जाएगा। अब रहेगा तो एन ई बाई एन आर, एन एन कट जाएगा, तो ये क्या होगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आर होगा, तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये मिनिमम। लेकिन क्यों, क्योंकि आप कितना हो सेल को ऐड कर दीजिए इस केस में, लेकिन करंट एक ही सेल के इक्वल पास करेगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए मिनिमम के लिए एक्सटर्नल स्मॉल होनी चाहिए और मैक्सिमम के लिए इंटरनल स्मॉल होनी चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान देना। आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट की ओर। अब देखिए आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है 4n आइडेंटिकल सेल्स, यानी n आइडेंटिकल सेल्स है, तो इसके लिए देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच है, सबका इक्वल होगा वैल्यू। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें जो एक सेल की ईएमएफ होगी वही उस पॉइंट के बिटवीन होगी, इक्विवेलेंट हो, तो ई नेट ई होगा, एक्सटर्नल आर होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस लो सब पैरेलल में है तो आर बाई एन हो जाए, तो आई इज इक्वल टू ई नेट बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, आई इज इक्वल टू इतना लिख हो गया ये। अब इसमें केसेस है कि आर एक्सटर्नल जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बाई एन यानी इंटरनल, तो यदि आर बहुत बड़ा है आर बाई एन से तो आर बाई एन हटेगा, तो इस केस में क्या होगी, आई इज इक्वल टू ई बाई आर होगी, जो कैसा होगी, मिनिमम होगी। खास बात यह है कि जितना नंबर ऑफ सेल अटैच करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट जो है एक ही सेल के इक्वल फ्लो करेगा। अब आता है आर वेरी वेरी लेस देन आर बाई एन, तो इस केस में क्या होगी कि यदि आप कितना हो सेल अटैच करते हैं तो उससे क्या होगा, करंट उतना ही मल्टीपल हो जाएगा। कैसे, सो देखिए अगर कैपिटल आर इंक्रीज हट जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है, ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर बाई एन, एन को ऊपर भेज दें तो एन क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, यानी करंट मैक्स हो जाएगा। आपको करंट मैक्सिमम करना है तो एन को नंबर बढ़ाते जाएंगे, इसीलिए। अब देखो आगे आता है जिसको बोलते हैं मिक्सचर कॉम्बिनेशन। मिक्सचर कॉम्बिनेशन में देखिए सीरीज भी बना गया, सीरीज सीरीज और सबको क्या कर दिया गया, रो बाई रो पैरेलल कर दिया। तो इसमें एक रो का जो ईएमएफ होगा वही नेट ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ नेट क्या होगा, एन ई। आर एक्सटर्नल तो कैपिटल आर है ही, और वैसा वैसा एम रो है तो आर इंटरनल। एक रो के रेसिस्टेंस में एम रो है तो एम से डिवाइड कर,
नंबर से डिवाइड कर, तो आर इंटरनल इज इक्वल टू एन आर बाई एम हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ई नेट बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस आर इंटरनल एन आर बाई एम। अब यहां पर क्या होगा, आई मैक्सिमम लीजिए, आई मैक्सिमम तभी होगा जब यहां पे क्या होगा, आर और एन आर बाई एम आपस में इक्वल होगा। यानी ये जो है वो कैसा है, आर एक्सटर्नल है, ये जो है वो कैसा है, तो आर है जो इंटरनल है। तो जिस कंडीशन में आर एक्सटर्नल और आर इंटरनल इक्वल होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। ध्यान रहे मिक्सचर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं, जिसको यहां पर बोला जाता है किरचॉफ्स रूल, जिसमें किरचॉफ्स रूल में जंक्शन लॉ है, जिसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। इसको किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल। ये देखो, ये जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे जितना करंट आएगी उतना करंट चली जाएगी, यानी इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, इधर प्लस I3 है, इधर जाएगा माइनस में ऐड होगा, इज इक्वल टू 0, इसलिए सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इसलिए बोला जाता है कि जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, या तो इंटर जितना कर रहा है उतना वहां से आउट होगा, जो बोलना है, या तो अलजेब्रिक सम 0 होता है। ये जो है चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, तो चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आगे बढ़ता हूं, लूप लॉ, जिसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। इसमें क्या होती है कि वोल्टेज की जो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, वो 0 होता है। किसी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज की अलजेब्रिक सम 0 होता है। यानी देखो, ये जो है से सेल है, ये रेसिस्टर है, अभी लिया मैंने। अब इसमें करंट फ्लो किया इस डायरेक्शन में ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन ले लीजिए, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं कि आ तो क्लॉकवाइज लीजिए या तो एंटी क्लॉक वाइज लीजिए। ये नहीं कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर हम लोग बाध्य है कि उसी डायरेक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए, ऐसा नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन एक लूप में एक ही तरफ से साइन कन्वेंशन लगानी है, डायरेक्शन को इंडिकेट करनी, या तो क्लॉकवाइज या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा सर्किट लीजिएगा, दूसरे लूप लीजिएगा क्लोज्ड लूप, उसमें आप जो मर्जी चाहे ले सकते। चलिए, इसमें मैंने लिया है वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिधर करंट है। तो देखिए, ये सेल का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर लेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। जिधर करंट की डायरेक्शन होती है, तो आप जानते हैं करंट जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाता है, इसलिए जिधर जाएगा, जैसे लो की तरफ जा रहा है, नेगेटिव मान, नेगेटिव। अब देखो यहां से अलजेब्रिक सम लो तो क्या हो जाएगा, ई अब प्लस माइनस आई आर होगा, क्योंकि इसका वोल्टेज प्लस इसका माइनस ले लें। और ऐसे भी क्या होता, V इज इक्वल टू आई आर होता, क्योंकि I इज इक्वल टू V बाई आर होगा, है ना। इधर प्लस में तो इधर क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। देखो तो वही चीज है, इज इक्वल टू 0, वही चीज है ये, ठीक है, वही आ रहा है। इसका मतलब हुआ यहां पे ऐसा। तो ये वोल्टेज एक सेल था, बहुत सारा सेल रहता तो सिग्मा भी लेते, सिग्मा ई लेते, बहुत सारा रेसिस्टर रहता सिग्मा आई आर लेते, टोटल क्या करते, सम 0। तो अलजेब्रिक सम 0। और इसी सर्किट में यदि क्या आ जाए, यहां पर कैपेसिटर आ जाए, कैपेसिटर भी साथ में आ जाए, तो उसका भी वोल्टेज Q बाई सी होगा, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यही चीज, ये जो है एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। अब देखो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। जिसको कैसे बनाया गया ये देखो, एक जो है से फ्रेमिंग किया गया अरेंजमेंट में क्वाड्रेटरल,
ए बी सी डी, जिसमें एक डायगोनल से गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया और एक डायगोनल कौन हुआ, बी और डी, बचा कौन, ए और सी। तो ए और सी से क्या किया गया, एक सेल अटैच कर, और इस सेल को जब अटैच किए तो करंट आई जा रहा है, यहां पर आई आया, इस पाथ में गया I1, तो इस पाथ से चला जाएगा I माइनस I1। I1 इस पॉइंट पे जब बी पे पहुंचा तो उसको दो पाथ दिखा, एक इधर से और एक इधर से, तो गैल्वेनोमीटर वाले में Ig चला गया, आया था I1, तो जितना आया उतना ही जाएगा, तो इधर चल गया Ig, तो इधर कितना बच करके जाएगा, I1 माइनस Ig। इधर से आ गया Ig, इधर से आ गया I माइनस I1, दोनों ऐड होगा, I माइनस I1 प्लस Ig होगा, इस पॉइंट पे पहुंच गया, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा, जीरो बन जाएगा, सॉरी I बन जाएगा। तो इस तरीके से सर्किट में घूमने लगा। एक हो गया ये फर्स्ट लूप, ई वाला हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट लूप में टोटल वोल्टेज जीरो होगी। अब इसमें आपको करना क्या है, साइन कन्वेंशन लेना है। साइन कन्वेंशन में मैंने बोला या तो क्लॉकवाइज लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्लॉकवाइज से बनाया है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इस तरह से, करंट के डायरेक्शन में माइनस, ये भी करंट के डायरेक्शन में माइनस, इसमें करंट के अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे घुमा दिया, तो इसमें करंट का डायरेक्शन, इसमें करंट का डायरेक्शन, इसमें करंट के अपोजिट हो रहा है, ऐसे करंट इधर जा रही है, हमने इधर। चलिए टोटल वोल्टेज को जीरो कर दें, तो माइनस PI1 माइनस GIG और प्लस I माइनस I1 इंटू आर होगा, इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लूप में सिग्मा आई आर इज इक्वल टू जीरो, माइनस I1P माइनस GIG प्लस मैंने बोला था ये इज इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड लूप में चलोगे, सिग्मा आई आर जीरो होगा, जो देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लो, माइनस में है Q I1 माइनस IG, माइनस में देखो मैंने ले चुका, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q प्लस, अब किसके पास जाओगे, इस एस के पास, करंट इधर से इधर जा रही, मैंने इधर डायरेक्शन में, तो प्लस देखो I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस, फिर ये प्लस में होगा GIG, दे दिए, इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पे पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहने का मतलब हुआ यहां पर कि करंट जो है गैल्वेनोमीटर से जिस समय जीरो जाएगा उस समय बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के नेम से जाना जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जैसे जीरो होगा तो IG जीरो हो जाएगा, देखो, और उस समय क्या होगा, वोल्टेज इसके बिटवीन जीरो हो जाएगा, मतलब इसका वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। तो VB इज इक्वल टू IG जीरो, जैसे IG जीरो होगा तो यहां पर IG जीरो पुट करेंगे, तो माइनस IP और प्लस I माइनस I1 और इज इक्वल टू जीरो, इधर ही माइनस में तो उस साइड प्लस में गया, तो I1P इतना हो गया, इक्वेशन थर्ड। अब सेकेंड में क्या करो, IG जीरो पुट करो, तो IG जीरो IG जीरो IG जीरो समाप्त, तो यहां से कितना बचेगा, माइनस I1Q IG जीरो, तो प्लस क्या होगा, I माइनस I1 S आई जीरो, हो गया ऐसा, ये माइनस में तो इधर प्लस में, I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया। अब थर्ड बाई 4 कर देंगे, थर्ड बाई 4 कर, तो थर्ड में क्या होगा, I1P और बाई I1Q इज इक्वल टू ऐसा लिख देंगे, ये R बाई एस, तो कटेगा, तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा। यानी ये क्या बता रहा है, बैलेंस्ड बता रहा है, P बाई क्यू और R बाई एस इक्वल होगा, तो ये बीच वाला का कोई काम नहीं रहेगा, बीच वाला को हटा दिया जाएगा, और बीच वाला को जब हटा देंगे तो सिंपल में यहां से P चलेगा, P हो गया, और फिर कौन हो गया, Q हो गया, और इधर से कौन आएगा, R आएगा, और कौन आएगा, S आएगा, और यहां से कनेक्ट हो जाएगा, तो इधर से दो सीरीज और दोनों आपस में कैसा हो जाएगा, तो यहां पर पैरेलल हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। अब देखो आगे समझते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है ये समझ। जैसे देखो एक वायर मैंने लिया और इस वायर का रेसिस्टेंस आर है, इसके दोनों एंड के बीच मैंने वोल्टेज अप्लाई किया। जैसे करंट पास होने लगा मतलब इलेक्ट्रॉन आने लगा। इलेक्ट्रॉन जब आता है तो क्या होती है, रेसिस्टेंस का मतलब होता है उसके इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को अपोज करना। वो इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन के माध्यम से उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है और एनर्जी रिड्यूस होने के बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हीट एनर्जी वहां पर जनरेट होता है। इसीलिए किसी कंडक्टर वायर में यदि आप करंट फ्लो करवा रहे हैं तो कुछ ही देर में वो वायर जो है से हीट हो जाएगा। ड्यू टू टेम्परेचर जो इंक्रीज किया तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होता है, डिक्रीज करता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए चलिए ये हीट डेवलप, तो यहां से Q इज इक्वल टू आई टी होगा। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन ही एनर्जी है तो भी क्यू, भी के जगह पे आई आर, यानी W इज इक्वल टू भी आई टी। तो हीट इज इक्वल टू W, जितना वर्क डन किया तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि W इज इक्वल टू भी आई टी, भी का वैल्यू आई आर रखेंगे। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसीलिए सर्किट में जितना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उतना हीट एनर्जी ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर होता है तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाई टाइम, यानी H बाई टी, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी टी कट जाएगा तो यहां से आई स्क्वायर आर बचेगा, आई के जगह पे भी बाई आर रखेगा तो भी स्क्वायर बाई आर आएगा, तो भी बाई आई होगा। यानी आई आर रहेगा तो पावर पी निकल जाएगा आई आर से, भी और आर रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, भी और आई रहेगा तो पावर निकालेंगे, भी आई फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहां पे आता है पावर ट्रांसफर टू लोड बाई सेल, यानी यहां पर एक सेल दे रखा है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है और ये जो लोड दिया गया ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दिया, तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाई एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई के जगह पे लाके वैल्यू पुट कर दिए ये हो, तो ये पावर हो। अब देखो पावर जब हो गया तो यहां पे उसी पे बेस्ड किया मैक्सिमम पावर थ्योरम, इससे मैक्सिमम पावर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए P इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर होता है। यदि पावर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर कहां होगी, इस रेसिस्टर में, तो रेसिस्टेंस को चेंज कीजिए, यानी कैपिटल आर वेरिएबल होगा तो पावर मैक्सिमम के लिए पावर को आर के रेस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं, यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं और उसकी डिफरेंशिएशन यदि जीरो हो जाती है तो क्या होगा, फॉर पावर मैक्स की बात हो रही है। ऐसा कर दो, रखेंगे ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे ई स्क्वायर को इधर ले जाए, जीरो खत्म, ई बचा, ये यू है और ये भी है तो यू बाई भी का डिफरेंशिएशन लगेगा और जब सॉल्व करोगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर आ जाएगा आसानी से। इस समय एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल होगा, यानी जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल रहेगा, उसी समय मैक्सिमम पावर होगी। तो यहां पर कितना होगी, तो P मैक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर, स्मॉल आर रखेंगे और यहां पे स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर यानी 2r का होल स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर, एक आर से एक आर कर, तो ये हो जाएगा पावर मैक्स। अब यहां पे देखो क्या होगा कि कैपिटल आर को चेंज करते जाएंगे, पावर चेंज होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में इक्वल होगी, उसी समय पावर क्या होगी, मैक्स होगी। तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे आता है इसमें रेटेड और डिजाइन वैल्यू। देखो कोई बल्ब है, उस बल्ब पे मार्क मारा हुआ रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट, यानी वो रेटेड है या तो डिजाइन किया हुआ है, यानी कहने का मतलब होगा कि इस तरीके से रहेगा 100 वाट और 220 वोल्ट, यानी रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है या तो डिजाइन वोल्टेज है।
इसका मतलब है कि यदि इस बल्ब को आप 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं, कनेक्शन करते हैं उससे, तो ये जो है से 100 वाट पावर, जिसका मतलब हुआ 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। यही बात है यहां पर। अब यहां पे समझिए, तो पीडी डिजाइन यहां से हिसाब से पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो आर इज इक्वल टू वी डी बाई वी डी स्क्वायर बाई पी डी, वी डिजाइन के स्क्वायर बाई पी डिजाइन दे दोगे, रेसिस्टेंस निकल जाएगी। अब देखो यहां से आता है पावर कंज्यूम्ड, तो मैंने रेटेड बल्ब लिया जिसका पी डिजाइन है, वी डिजाइन है, इसका आर मैंने अभी बताया था वी डिजाइन स्क्वायर बाई पी डिजाइन। तो पावर जो कंज्यूम करेगा वो सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से, तो पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी सप्लाई के स्क्वायर बाई आर। अब देखो पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी सप्लाई का स्क्वायर रहेगा और आर रख देंगे, तो आर जब रखेंगे तो वी डिजाइन का स्क्वायर बाई पी डिजाइन ऊपर चला जाएगा, तो वी सप्लाई बाई वी डिजाइन का स्क्वायर इंटू पी डिजाइन। यदि जितना डिजाइन किया हुआ है उतना ही सप्लाई होगा, यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पी डिजाइन, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर समझिए, आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी जो बल्ब ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस ले रहे हैं, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो R1 रेसिस्टेंस का बल्ब है, R2 रेसिस्टेंस का बल्ब, तो देखो यहां पर सप्लाई और डिजाइन किया हुआ इक्वल वोल्टेज है। R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी वन, R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी टू, यानी R वैरीज 1 बाई पी। देख रहे हो, P बड़ा होगा R छोटा होगा, P छोटा होगा R बड़ा। अब देखो कंज्यूम करेगा, यहां से करंट तो इक्वल जाएगा दोनों में, तो इसमें क्या हो जाएगा, P1 कंज्यूम P2 कंज्यूम, फर्स्ट बल्ब सेकेंड बल्ब, आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2, आई स्क्वायर कट जाएगा, R1 बाई R2 देखो सीधा सीधी है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P कंज्यूम्ड इज इक्वल की P कंज्यूम्ड वैरीज R, और R वैरीज 1 बाई P, तो P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 बाई P, यानी P डिजाइन, यानी जिसका डिजाइन में पावर ज्यादा होगा कंज्यूम कम करेगा, कंज्यूम कम करेगा तो ब्राइटनेस कम होगी, और जिसका डिजाइन पावर कम होगा, ठीक है, जो कम वाट का बल्ब होगा उसका कंज्यूम ज्यादा होगा, इसका मतलब ब्राइट ज्यादा करेगा। इसलिए याद रखिए लो वाटेज बल्ब जो है मोर ब्राइटर देन हाई वाटेज बल्ब। कौन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहां से ये हो गया, तो यहां से पावर कंज्यूम्ड जब निकालेंगे टोटल, तो वी स्क्वायर बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो वी R1 के जगह पे वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P2 रख दिए, वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाए, यानी सीरीज में इनवर्स लगाना है। अब देखो आता है यहां पे क्या चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो करंट की तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी लेकिन वोल्टेज सेम रहे, यहां पर भी वही बात, P1 कंज्यूम्ड बाई P2 कंज्यूम्ड, वोल्टेज इक्वल है वी स्क्वायर बाई R1 वी स्क्वायर बाई R2, वी स्क्वायर कट जाएगा, R2 ऊपर R1 नीचे, यानी यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल चला गया, तो P कंज्यूम्ड वैरीज 1 बाई R, और पावर डिजाइन के इनवर्सली है तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा पावर रेटेड ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा ब्राइट होगा। इसमें हाई वाटेज बल्ब मोर ब्राइट देन लो वाटेज बल्ब, जो हाई वाट का रहेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पी कंज्यूम निकालोगे तो वी स्क्वायर बाई टोटल रेसिस्टेंस, इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ऐड होगा। सीरीज में देखा है आपने, जिस तरह से रेसिस्टेंस का निकालते हैं वैसे ही निकलता है, लेकिन पैरेलल में जैसे रेसिस्टेंस को निकाल रहे हैं तो यहां पर P1 प्लस P2 उल्टा कर देना है, रेसिस्टेंस में पैरेलल, तो बल्ब के लिए सीरीज में पावर लेना है, सीरीज माने सीरीज में वो लगेगा, और जो वहां सीरीज में होता है यहां पैरेलल वाला केस लगेगा। अब आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट पास हो रही है या नहीं हो रही है, या तो बहुत ही छोटा करंट को मेजरमेंट करने का डिवाइस है, जिसको यूज करके हम लोग आमीटर बनाने का काम करते हैं। जैसे गैल्वेनोमीटर लिया, इसमें संटेड कर दिया, लो रेसिस्टेंस वायर को अटैच कर दिया,
जैसे अटैच किया, इसलिए क्योंकि जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना उसका जो है से सेंसिटिविटी ज्यादा, यानी आइडियल आमीटर को रेसिस्टेंस 0 होना चाहिए, यानी आइडियल जो आमीटर होगा उसका रेसिस्टेंस 0 होनी चाहिए, क्योंकि उसको सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना जो है से अच्छा रीडिंग देगा। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्चुअल जो करंट होगा उसको कम कर देगा ड्यू टू रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस लेंगे तो आर इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये लगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इधर से वोल्टेज और इधर से वोल्टेज इक्वल होगा। तो जी आई जी और एस इंटू आई माइनस आई जी हो गया ऐसा। आई जी वाले एक तरफ ये रह गया, आई जी निकल जाएगा यहां पे ऐसा। तो आमीटर सबसे पहले सर्किट में सीरीज में अटैच करते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेसिस्टेंस वायर जिसको शंट बोलते हैं उसको पैरेलल में अटैच करते हैं, इसको सर्किट में सीरीज में अटैच करते हैं। आइडियल आमीटर के लिए रेसिस्टेंस 0। अब देखो दूसरा आता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को सर्किट में दो पॉइंट के बिटवीन जो वोल्टेज होती है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं। यदि आइडियल वोल्ट मीटर होनी चाहिए तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेसिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। देखो ऐसा सीरीज में अटैच किए हाई रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, तो जी प्लस आर हो जाएगा। वोल्टेज लोगे तो करंट इंटू रेसिस्टेंस। अब आता है इसमें मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में देखिए होता क्या है, मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इससे अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को फाइंड किया जाता है। जिसमें से देखिए एक प्लेट रहती है, वुड प्लेट, जिसपे एल शेप का फॉयल दो गो रहता है, एक स्ट्रेट रहता है। इस एल शेप वाले के एक एंड से एक एंड के बीच, दूसरे एंड के बीच एक देखो एक वाइट जैसा वायर लगा हुआ है, जो मैग्नीन वायर अटैच कर देते हैं। उसके नीचे मीटर स्केल लगा देते हैं क्योंकि मीटर ब्रिज नाम ही है। और इन दोनों जो गैप है, एक गैप में नॉन रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, लगा देते हैं। और ये जो खाली गैप ये वाला है, इस गैप में अननोन रेसिस्टर को अटैच किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो दिखाते हैं। देखिए इसका सर्किट है, एल शेप का था, एक एल शेप का था, ये स्ट्रेट था। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच एक वायर अटैच कर दिए ए बी, जिसको मैग्नीन वायर बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे स्केल लगा दिए, मीटर स्केल, क्योंकि उसकी लेंथ कहां पे बैलेंस करेगा उसके लिए। फिर देखो इस गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और इस गैप में एस जो अननोन रेसिस्टर है वो लगा हुआ है। अब क्या होता है कि ए और बी से जब करंट पास करवाते हैं तो जाता है, तो डी पॉइंट पर जो है जौकी लगा हुआ था, जिससे गैल्वेनोमीटर लगा के उसका जो है से गैल्वेनोमीटर का जौकी इस पॉइंट पर लाते हैं, इस स्क्रू से कस करके। अब क्या होता है कि इसको आगे पीछे खिसकाते हैं, तो जिस पॉइंट पे बैलेंस किया वहां पे रोक दिए और उसका रीडिंग ले लिए, लेंथ एल है, जितना सेंटीमीटर हो वो हो जाएगा। इसके बाद इधर क्या होगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। ई बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा। इसमें करंट नहीं जाने का मतलब इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस आपस में क्या है, रेशियो बराबर है, ठीक है। तो यहां पर क्या करो, P जो है एल लेंथ का रेसिस्टेंस है, तो एल आर मान लो। इसका मान लो ए बी जो वायर है उस वायर के पर यूनिट लेंथ में रेसिस्टेंस स्मॉल है आर, तो एल लेंथ में क्या होगा एल आर, और ये जो क्यू है वो कितना है 100 माइनस एल में है, तो 100 माइनस एल आर हो जाएगा। अब देखो P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। P के जगह पे एल आर बाई आर, Q के जगह पे 100 माइनस एल इंटू आर बाई एस, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब यहां से स्मॉल आर कट जाएगा, एस इधर आ जाएगा, आर इधर चला जाएगा, एल इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर हो गया।
इस तरीके से आप अननोन रेसिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, किस पॉइंट पे बैलेंस कर रहा है उस पॉइंट को लेकर के, यही चीजें हैं। तो यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसकी जो है से वन शॉट समाप्त होता है, ये रिवीजन समाप्त होता है।